तूफान प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे। कल वे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह तूफान प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम सबसे पहले भुवनेश्वर जाएंगे और वहां तूफान की स्थिति की समीक्षा करेंगे। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में यास तूफान ने नुकसान पहुंचाया है, प्रधानमंत्री वहां का हवाई सर्वे भी करेंगे। पीएम ओडिशा के भद्रक और बालासोर के साथ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का हवाई दौरा करेंगे। दौरे के बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की स्थिति की समीक्षा बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ लोगों से ज्यादा यास तूफान की वजह से प्रभावित होने की आशंका है। वहीं ओडिशा में 20 लाख से ज्यादा लोग यास तूफान की वजह से प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में यास तूफान का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, खासकर मिदनापुर जिले में। मिदनापुर जिले के दीघा में अभी भी समुद्र के पानी में उफान दिख रहा है, जो किनारे खड़े लोगों को डराने वाला है। पूर्वी मिदनापुर के दीघा इलाके में तूफान के बाद की तबाही साफ दिख रही है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। घरों की छतें तेज हवा में उड़ गई या तो उलट गई। तटीय इलाके में कई दुकानें तबाह हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दीघा में यास तूफान के चलते कल समुद्र में करीब 30 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी और दीघा में समुद्र के पानी कई रिहायशी इलाकों में भी घुस गया था। उड़ीसा में तूफान गुजरने के बाद तबाही का जायजा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई दौरा। उड़ीसा से निकलकर अब यास तूफान आगे निकल चुका है, लेकिन पीछे छोड़ गया है तबाही की तस्वीरें। इसी तबाही का जायजा लिया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। राज्य में तूफान से प्रभावित लोगों का आंकड़ा जुटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल के तूफान में 4 लोगों की जान गई है और हजारों जगहों पर घर और पेड़ गिरे हैं। पेड़ों को काटकर आवाजाही व्यवस्थित करने की तैयारी स्थानीय लेवल पर प्रशासन कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी प्रभावित लोगों को मदद करने में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब साइक्लोन यस निकल चुका है झारखंड और बिहार की ओर। झारखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित और अस्त व्यस्त है। यास तूफान को लेकर बिहार में भी 30 मई तक अलर्ट जारी है। इस बीच आज शाम ज्यादा बारिश होने की संभावना पटना में जताई गई है। अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम है। मैं भद्रघाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरीके का इंतजाम किया गया है, सबसे पहले आपको उन बोट्स की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर भद्रघाट के किनारे, दूसरे किनारे जो आप इन बोट्स को देख सकते हैं, इसमें एक बोट सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एम्बुलेंस बोट, इसलिए ताकि अक्सर जो लोग बीमार होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में कोई इसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसलिए एक अलग बोट का भी इंतज़ाम जो है वो किया गया है। और गंगा नदी भी फिलहाल उफान पर है। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है यास तूफान को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है और गंगा के उस पार दरअसल दियारा क्षेत्र कहलाता है और ऐसे में दियारा क्षेत्र से लोग इस तरफ आते हैं तो उनको भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। सामने पीपा पुल भी है और उसके दूसरी तरफ पटना का प्रसिद्ध गांधी सेतु है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो लाइफ जैकेट पहनकर बोट पर मौजूद है। लगातार इन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इन्हें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अलग अलग बोट्स के इंतजाम, हालांकि लोगों से अपील की गई है कि वो घाट किनारे नहीं पहुंचे। मुंबई में प्री मानसून की बारिश, मुंबई के कई इलाकों को बारिश ने भिगोया। अगले हफ्ते केरल में आएगा मानसून। सुबह सुबह बारिश की बूंदों के साथ शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मुंबई के वडाला इलाके की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में हुई आज ये बारिश प्री मानसून बारिश है। 31 मई को मानसून के केरल में पहुंचने की संभावना है। जून के दूसरे हफ्ते में मानसून मुंबई में पहुंच सकता है। हालांकि उत्तर भारत में यास तूफान की वजह से मानसून में देरी की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली, यूपी सहित उत्तर भारत में मानसून इस बार जुलाई के दूसरे हफ्ते तक आ पाएगा। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका मानसून की बारिश से निपटने के लिए हर तैयारी का दावा कर रही है, लेकिन हर बार क्या तस्वीर होती है यह किसी से छिपी नहीं है। प्रयागराज में एबीपी न्यूज की खबर का हुआ असर। अब गंगा किनारे नहीं दफनाए जा सकेंगे शव। विद्युत शवदाह गृह बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रयागराज में गंगा किनारे शवों को दफनाने का मामला लगातार गर्म है। एबीपी न्यूज रोज आपको इस खबर से जुड़ा अपडेट दे रहा है। आज इस खबर में ताज़ा अपडेट ये है कि प्रशासन ने गंगा किनारे विद्युत शवदाह गृह बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
राजस्व विभाग ने इसके लिए बाकायदा जगह की पहचान भी कर ली है। इलाके के लेखपाल ने प्रस्ताव तैयार करके एसडीएम को भेज दिया है। इसके बाद फाइल डीएम से होते हुए राज्य सरकार को जाएगी। प्रयागराज में सालों से घाट पर शवों को दफनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कोरोना काल में हुई बेहिसाब मौतें और घाट किनारे दफन की गई शवों की वजह से विवाद चल रहा है। पर्यावरण के लिहाज से भी शवों को घाटों के किनारे दफनाना सही नहीं माना जाता। एनजीटी ने भी इसको लेकर पहले ही आदेश जारी किया है। अब विद्युत शवदाह गृह बनने से जो शवों का अंतिम संस्कार है उसके खर्चे भी कम आएंगे और विवाद भी नहीं होगा। कोरोना से लड़ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर। देश में पहली बार किया गया कॉकटेल दवा का इस्तेमाल। 2 दिन पहले गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 84 साल के बुजुर्ग मरीज मोहब्बत सिंह को कॉकटेल दवा दी गई है। कॉकटेल दवा का मतलब है 2 दवाओं को मिलाकर बनाई गई दवा। इसे डॉक्टरों की भाषा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी कहा जाता है। इस इलाज के लिए कैसरिविमैब और इमडेविमैब नाम की दवा को मिलाकर के कॉकटेल तैयार किया गया है। दावा है कि कॉकटेल दवा के इस्तेमाल से बीमारी की गंभीरता और मरीजों की मौत में 70% तक की कमी आती है। अमेरिका और यूरोप में इस तरह की थेरेपी को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना होने पर दवाओं का यही कॉकटेल दिया गया था। ब्लैक फंगस का काला साया राजधानी लखनऊ पर भी मंडराने लगा है। ऊपर से दिक्कत ये है कि इस मर्ज की आवश्यक दवाओं की यहाँ भारी किल्लत हो रही है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी दावे के उलट हकीकत ये है कि कल बुधवार को इस बीमारी के इलाज की इन्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की एक भी शीशी यूपी को नहीं मिली। नतीजा, मरीजों के तीमारदार डॉक्टर की पर्ची लेकर भटकते रहे। लखनऊ के केजीएमयू में इस वक्त 170 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज हैं। कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीज तो फिर भी उम्मीद के सहारे जिंदा हैं कि उनको इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन निजी अस्पतालों में इस मर्ज का इलाज कराने वाले भगवान के भरोसे हैं। कारण है कि निजी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन को लेने की सरकारी औपचारिकताएं बहुत लंबी हैं। देश में चल रहे वैक्सीन संकट पर आज भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुकम्मल जवाब दिया। पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की कोशिशों और विपक्ष की राजनीति पर भी जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि केंद्र की कोशिशों का ही नतीजा है कि रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भारत आ रही है और डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ देश में ही इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा। संबित पात्रा ने बताया कि भारत बायोटेक के पास अपना लाइसेंस है। केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि भारत बायोटेक अपने लाइसेंस को 3 और कंपनियों के साथ साझा करे ताकि कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। बीजेपी प्रवक्ता के मुताबिक देश में इस साल के अंत तक वैक्सीन की कुल 200 करोड़ डोज उपलब्ध होगी। आप देखिए, इस साल के अंत तक 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। किसी भी देश में 200 करोड़ वैक्सीन उस देश में निर्माण होते हो, प्रोडक्शन होते हो, ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये भारत में हो रहा है। वैक्सीन की किल्लत पर लगातार केंद्र को घेर रहे केजरीवाल को भी संबित पात्रा ने जवाब दिया है। कहा कि वो भ्रम फैला रहे हैं। 9 लाख के आसपास तो आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है, वो मात्र 13% है। 13% लोगों को वैक्सीनेट किया है, मगर 1300% बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब यहाँ राजनीति की। संबित पात्रा के मुताबिक देश को 200 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराने में भारत बायोटेक का बड़ा योगदान होगा। प्लान के मुताबिक फिलहाल भारत बायोटेक 1 करोड़ वैक्सीन हर महीने उपलब्ध करा रही है, जबकि अक्टूबर तक 10 करोड़ वैक्सीन हर महीने बना लेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं मोतीबाग में। मोतीबाग का ये वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देख सकते हैं अटल आदर्श विद्यालय मोतीबाग ये वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पे 13 मई से ही वैक्सीनेशन बंद है।
2 दिन पहले केवल 1 दिन के लिए यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लेकिन महज 1 दिन ही वैक्सीनेशन हुआ। आसपास के लोग, इलाके के लोग परेशान हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि हमें लगा था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर होने से हमें सुविधा होगी, हम आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन एक तरफ मारामारी स्लॉट की है तो दूसरी तरफ ये भी है कि पता ही नहीं चल रहा है कि कब कौन सा वैक्सीन सेंटर बंद हो जाएगा। तो अभी आप देखिए जो वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पे ये पूरा सजा सजाया वैक्सीन सेंटर है। यहाँ पे कर्मचारी आ रहे हैं, सफाई कर्मी आ रहे हैं, सिविल डिफेंस आ रहा है, और नहीं आ रही है तो बस वैक्सीन, यानी कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पे सब कुछ मौजूद है सिवाय वैक्सीन के। और यही हालात दिल्ली सरकार के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स का है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, और निराश होकर के लौट जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सही जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नहीं पता चल पा रहा है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं वहाँ के बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। लोग अपने अपने इलाकों के वैक्सीनेशन सेंटर पर जा तो रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने पर पता चल रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, वैक्सीन अभी नहीं आई है, और कब तक आएगी इसका भी जवाब नहीं है। कल आई एक खबर के साथ देश में टीकाकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़ा हो गया। सवाल इस बात को लेकर था कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना टीकों के 2 डोज की शक्ल में 2 अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन लगाए गए हैं तो इसका क्या असर होगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल का जवाब दिया। हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ये बात भी कही कि वैक्सीन लगाने में प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, और अगर कहीं गलती हुई है तो जांच भी होनी चाहिए। यह खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आई थी, जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 20 लोगों को पहले डोज के तौर पर कोविशील्ड और दूसरे डोज के तौर पर कोवैक्सीन लगा दी गई। स्वाभाविक तौर से खबर के सामने आने के बाद उन लोगों में चिंता और बेचैनी थी। एलोपैथ और उसके डॉक्टरों के खिलाफ बयानबाजी के बाद योग गुरु रामदेव की एक और मुसीबत। आईएमए और रामदेव के बीच छिड़ी जंग में एक नया मोड़ आ गया है। आईएमए के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने पहले ही चेतावनी दी थी। आज उन्होंने रामदेव के खिलाफ दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। कल आईएमए ने पीएम को चिट्ठी लिखकर योग गुरु के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की थी। आईएमए की सख्ती के चलते योग गुरु बाबा रामदेव की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। कल आईएमए की उत्तराखंड शाखा ने बाबा रामदेव को एक नोटिस भी भेजा था, जिसमें साफ चेतावनी दी गई थी कि माफी न मांगने या सोशल मीडिया से बयान न हटाने पर बाबा रामदेव के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। टूल किट विवाद में जांच के घेरे में आने के बाद ट्विटर ने जारी किया है बयान। ट्विटर ने अपने बयान में कहा है कि ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद फिलहाल कंपनी भारत में कंपनी के साथ काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस और केंद्र की सख्ती के बाद कंपनी का ये नया पैंतरा कहा जा सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कांग्रेस के कथित टूलकिट मामले में सोमवार को दिल्ली और गुरुग्राम में ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची थी। इसी के 2 दिन बाद ट्विटर ने बयान जारी किया है कि उसे अपने स्टाफ की सुरक्षा की चिंता है। ट्विटर का कहना है कि वो लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी का हक देता है, लेकिन विवाद में घिरने के बाद जब दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को 3 बार नोटिस भेजा, लेकिन ट्विटर की तरफ से उसको जवाब नहीं मिला, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर पहुंची थी। दिल्ली में कोरोना के केस में आई कमी तो दूसरे राज्यों से वापस आने लगे मजदूर। आनंद विहार स्टेशन पर दिखाई दी बाहर से दिल्ली में आने वालों की भीड़। ये तस्वीरें दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के बाहर की हैं। ट्रेन से उतरकर बड़ी संख्या में मजदूर दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कोरोना के केस बढ़ने की वजह से वो अपने गांव चले गए थे, लेकिन अब कोरोना के केस कम होने की जानकारी मिल रही है तो वो काम के लिए वापस लौटे हैं। स्टेशन के बाहर हमें ऐसे लोग भी दिखे जो पत्नी और बच्चों के साथ वापस लौटे हैं। किस लिए चले गए थे दिल्ली से? सर कोरोना की वजह से चले गए थे। अच्छा, और वापस किस लिए आ रहे हैं? सर कोरोना कम होने लगा इसलिए हम लोग कमाने चक्कर में आ गए। तो कुछ कोरोना बढ़ रहा था इसीलिए वजह से चले गए अपने घर पे। फिर कोरोना कम ऐसी हुआ तो फिर अपना मजदूरी के लिए यहाँ आ रहे।
दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1500 से कम केस आए और संक्रमण दर 2% से नीचे पहुंच गई है। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, काम धंधा बंद है और लोग घरों में कैद हैं। स्थिति सुधरने से जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी। दिल्ली में व्यापारियों ने भी 1 जून से दुकानें खोलने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने 5 किलो आईईडी बरामद किया है। सुकमा में जंगल के बीच कोबरा बटालियन के ई-206 टीम के जवान गश्त कर रहे थे, जहां चिंता गुफा और बुरकापाल के बीच नक्सलियों के गढ़ वाले इलाके में 5 किलो आईईडी वाला प्रेशर बम मिला, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने बड़ी सावधानी से आईईडी विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। सीआरपीएफ जवानों की सतर्कता की वजह से नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे नाकाम हो गए। सर्चिंग पार्टी को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बम प्लांट किया था, लेकिन बड़ा हादसा टल गया। इसी साल गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार करने वाली घटना घटी थी। 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर जो हिंसा हुई, उसकी जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये तस्वीरें हर देशवासी के जहन में ताजा होगी। अब इस लाल किले कांड का असली मकसद सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि उग्र हो चुके किसान लाल किले को आंदोलन का अड्डा बनाना चाहते थे। 26 जनवरी को लाल किले में किसान सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे और लाल किले पर कब्जा करके इसे आंदोलन का नया ठिकाना बनाना चाहते थे। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके को बेहद सोच समझकर चुना गया, जिससे देश और विदेश में सरकार की किरकिरी और शर्मिंदगी हो। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि लाल किले में तिरंगा झंडा उतारकर निशान साहब और किसान झंडा फहराने वाले आरोपियों को बड़ी रकम देने का वादा भी किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक हिंसा की साजिश साल 2020 के नवंबर और दिसंबर महीने में रची गई थी, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे गए। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त का डेटा भी चार्जशीट में शामिल किया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की 30 हजारी अदालत में लाल किला हिंसा को लेकर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दीप सिंह, इकबाल सिंह और मनिंदर मोनी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। शुक्रवार को अदालत चार्जशीट पर संज्ञान ले सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ओटीटी और डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने वाली केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ क्विंट, द वायर जैसे डिजिटल मीडिया और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से दायर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान ज्यादा लंबी बहस नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त को दी है। आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने वाली गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने इसी साल 25 फरवरी को जारी की थी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट में पहले भी चुनौती दी गई थी। इन गाइडलाइंस को लागू करने की मियाद कल खत्म हो चुकी है और इसी बीच व्हाट्सएप की तरफ से भी दिल्ली हाई कोर्ट में कल एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार की इन गाइडलाइंस को चुनौती दी गई है। जूनियर पहलवान की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सुशील कुमार नहीं कर रहा जांच में सहयोग। दिल्ली पुलिस ने लिया साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट का सहारा। पहलवान सुशील कुमार दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस सुशील से हत्या को लेकर सवाल पूछ रही है, लेकिन सुशील एक प्रोफेशनल अपराधी की तरह नपे तुले जवाब देकर पुलिस को भ्रमित कर रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील से जवाब निकलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट का सहारा लिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सुशील मानसिक रूप से काफी मजबूत है और वो अपनी कहानी बनाकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस अब सुशील और गिरफ्तार किए गए बाकी आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करने वाली है। दिल्ली पुलिस ने परसों नीरज बवाना और काला असोदा गैंग से जुड़े 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। ये चारों पहलवान सागर की हत्या के वक्त स्टेडियम में मौजूद थे। 4 मई की रात सागर धनखड़ की हत्या हुई थी। रविवार को पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी। सुशील कुमार की ओर से मीडिया ट्रायल रोकने की मांग कोर्ट से की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। भारत में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी कैरेबियाई देश डोमिनिका से गिरफ्तार हो गया है। भारत सरकार अब उसे वापस देश लाने में जुटी है। भारतीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कोशिशों के बाद देश का भगोड़ा मेहुल चोकसी पकड़ा गया है।
3 दिन पहले उसके गायब होने की खबर आने के बाद भारतीय एजेंसियां दुनिया भर में सक्रिय हो गई थी, जिसके बाद कल रात ये खबर सामने आई कि मेहुल को डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत सरकार के सूत्र इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। एंटीगुआ के पीएम ने एबीपी न्यूज से कहा कि मेहुल चोकसी के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। भारत में बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर मेहुल चोकसी देश से फरार हो गया था। जनवरी 2018 के बाद से मेहुल चोकसी एंटीगा बारबुडा में रह रहा था। वहीं अब डोमिनिका में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार एंटीगा बारबुडा और डोमिनिका सरकारों के साथ संपर्क में है ताकि मेहुल को जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। सीने में दर्द की शिकायत के बाद बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप की हार्ट सर्जरी की गई। हाल ही में उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप को हाल ही में सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। जांच के बाद उनके हार्ट में ब्लॉकेज होने का पता चला था। डॉक्टरों की सलाह पर अनुराग कश्यप ने एंजियोप्लास्टी कराई है। अनुराग कश्यप के प्रवक्ता ने खुद एबीपी न्यूज से इस खबर की पुष्टि की है। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और इस वक्त वो आराम फरमा रहे हैं। हाल ही में अनुराग कश्यप एक बार फिर से तब चर्चा में आए थे जब मुंबई स्थित उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। उल्लेखनीय है कि इस छापेमारी के दौरान अनुराग कश्यप पुणे में अभिनेत्री तापसी पन्नू के साथ अपनी अगली फिल्म दोबारा की शूटिंग में व्यस्त थे। राजधानी जयपुर में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं। 25 पैसे के इजाफे के बाद अब गुरुवार से जयपुर में पेट्रोल के भाव 100 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो इस वक्त गंगानगर जिला वो जिला है जहां देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल तकरीबन 105 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग पेट्रोल भराने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस मौजूदा काल में लोगों की आमदनियां जहां घट रही हैं, वहां पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहते हैं? नरेश कुमार। नरेश जी, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो क्या हो गया, तो कहाँ देखे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नरेश जी, की कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके फर्क पड़ रहा है भैया पेट्रोल महंगा होने से? पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद, क्या करते हैं? मैं फाइनेंस कंपनी में। कितना फर्क पड़ रहा है आपके बजट पर? बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कभी सोचा था इतना महंगा पेट्रोल? नहीं, आज तक नहीं सोचा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही निवेदन है कि पेट्रोल का भाव कम करे। बहुत परेशान, आम आदमी परेशान है। कोरोना की वजह से पहले ही लोगों की आमदनी घटती जा रही है। राजस्थान के 20 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज़्यादा हो चुके हैं। इनमें गंगानगर के अलावा सीमावर्ती जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बारा, झालावाड़, ये वो जिले हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हैं। श्रीलंका के समंदर में जहाज पर लगी है भीषण आग। 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भारत के साथ साथ अब यूरोप के देश भी इस आग को बुझाने में मदद के लिए आगे आए हैं। समंदर में धू-धू कर जलते जहाज की ये तस्वीरें श्रीलंका के पास की हैं। भारत के हजीरा बंदरगाह से श्रीलंका के लिए निकले सिंगापुर के इस जहाज में 20 मई को आग लग गई थी। आग तब लगी जब जहाज कोलंबो के करीब पहुंच चुका था। जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर को निकाल लिया गया है। इनमें से 5 भारतीय हैं। 2 को चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत के भेजे गए 2 जहाजों की मदद से आग बुझाने की कोशिशें कल शुरू हुई। जहाज पर केमिकल मौजूद है, इसीलिए आग बुझाने में खासी दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि जहाज पर लगे कंटेनर बड़ी संख्या में समंदर में भी गिर गए हैं। इससे समंदर में प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ गया है। श्रीलंकाई जहाज पर लगी आग को बुझाने के लिए अब यूरोपीय दमकल कर्मी भी आगे आए हैं। 3 नावों और 4 जहाजों के जरिए इस आग को बुझाने के लिए कोशिशें जारी हैं।